नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में जो 6 यूनिट है, जिसमें हम फिफ्थ सिक्स्थ और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकंड यूनिट है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण, इस पे आज हम देखेंगे कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन के क्या महत्व हैं, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या जो अहमियत हैं, जो कमिटीज जो बनाई गई हैं। बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज हम देखेंगे, जो कि पंचायती राज आपका म्यूनसिपैलिटी के रिगार्डिंग है। इन सब के बारे में जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वो आपके आज जो सेकंड यूनिट है डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की मीनिंग यदि आपसे पूछी जाए तो वो सिंपल यही है कि इसमें ट्रांसफरिंग ऑफ पावर, की पावर का जो ट्रांसफर है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक हाथ में पावर आना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपका कि पावर को अलग अलग एसोसिएशन में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो यही बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर ट्रांसफर करती है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, रीजनल लोकल अथॉरिटीज को, पंचायत को। या इससे प्रमोट क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर ट्रांसफर करती है स्टेट गवर्नमेंट को, पंचायत को, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको, तो इससे जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आपकी यूएसए है। तो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेटिक देश में हम रह रहे हैं, वहां पे यदि डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है तो वो क्या, जो ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करता है और जो लोकल जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रमोट करता है। यदि हम देखें कि पर्पस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन में, उसमें सबसे पहला है कि जो सेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम है, कि सेंटर के हाथ में जो पावर है उसको चेक एंड बैलेंस में रखना, डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना। ठीक है, अब इससे क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन से इससे क्या होता है कि जो यूनिटी है नेशन में वो बनी रहती है रीजनल लेवल पे, और लोकल लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। एवोल्यूशन देखें कि डिसेंट्रलाइजेशन का इंडिया में, तो 1970 तक हमारा जो मेन फोकस था वो रहा था ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर को रिड्यूस करना। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन लाके हम क्या करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी पे जो प्रेशर है, प्रेशर है उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। 1970 से 1980 तक हमने फोकस किया कि जो हमारा जो फोकस रहेगा वो गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन लाने का। और 1980 के बाद हमारा फोकस रहा है मार्केट का, क्योंकि 1991 में हमने देखा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे आपके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें भी क्या था कि पावर का जो शिफ्ट है, जो लोकल लेवल पे जो सेंटर अथॉरिटी से टोटल जो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं उनके हाथ में पावर आ जाती है, मार्केट के हाथ में पावर आ जाती है। मार्केट को लिबरलाइजेशन किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि सारे जो आपके सेक्टर हैं उस पर गवर्नमेंट की जो अहमियत होगी या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होगा, वजूद बना होगा, उसको हटा के थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाया गया। यदि हम फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखें तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है वो आता है डीकंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होती है ना, उसको क्या करना, सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो रीजनल लोकल ऑफिसेज हैं उस तक पहुंचाना। बेसिकली ये भी, यहां भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। और डेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें लोकल जो गवर्नमेंट है, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, बेसिकली मान के चलो यदि स्टेट में हम देखते हैं तो पंचायत वगैरह, तो यहां पे उनके हाथ में क्या करना, ग्रेटर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो भी अपने लेवल पे डिसीजन ले पाए। डेलीगेशन का क्या मतलब है कि शिफ्टिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके जो राइट्स है मैनेजमेंट के, कि वो कैसे कैसे चीजों को मैनेज करता है, उसके जो राइट्स है उसको बेसिकली क्या करना, सेमी ऑटोनोमस बॉडी में क्या करना, ट्रांसफर करना स्टेट लेवल पे। क्योंकि हर बात जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, विकेंद्रीकरण के बारे में बात करेंगे, तो सीधा हमारा दिमाग में आना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर है उसको क्या किया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट का मतलब ट्रांसफर किया जाता है स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल से जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है उसको भी डाइल्यूट किया जाता है। वो कहां पे ट्रांसफर की जाती है? जो लोकल लेवल पे आपकी क्या होती है, पंचायत वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, ये भी हम आगे देखेंगे। तो वहां तक पावर को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको जो तीन थिंकर हैं बेसिकली, इनकी डेफिनेशन दे देनी है कि भाई इन थिंकर ने ये कहा है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डेफिनेशन, मेनली जो डेफिनेशन अपनी सेंस में जब आप प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले आप ये थिंकर का नाम मेंशन कर दें, जिसमें एल.डी. वाइट ने कहा है कि सेंट्रलाइजेशन वो है जहां पे जो पावर है ना वो लोअर लेवल से हटा के हायर लेवल को दे दी जाए। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण का मतलब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर, और इसका उल्टा कर देंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पावर ट्रांसफर। तो डिवाइड वेल्डो आपका क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है आपका, जो आपका रिड्यूस करता है डिलेज और डिस्प्यूट्स, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्टिव करता है, और जो जिस चीज पे आपको डिसीजन लेना है उसको क्या करना है, उसके जो टाइम लिमिट है
कि ज्यादा टाइम ना लगे, उस डिलेज को कम करता है, जो डिस्प्यूट ना हो उसको खत्म करता है। फ्रेडमैन आपका कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां आप बार बार पावर का नाम लेके ही उसको नेगेटिव नहीं बता सकते, उस पावर के साथ साथ आपका क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। वो काफी बार आपने सुना होगा, मूवीज में सुना होगा कि जो कोट होते हैं, काफी फेमस कोट है ये भी, कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इससे क्या है कि यदि आपके पास पावर आती है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो फ्रेडमैन भी आपका यही कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो लोअर लेवल पे आप पावर तो शिफ्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप शेयर कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिखना ना भूले एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। ये आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने नोट्स बना सकते हैं इसमें स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला तो आपका आता है कि सिंपल सा आपको यदि विकेंद्रीकरण का यदि पूछा जाए कि क्या क्या कैरेक्टर है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटीज को, ट्रांसफर करता है जो आपके ट्रांसफरिंग पावर अवे फ्रॉम जो ट्रेडिशनल जो सेंटर बने हुए हैं। ट्रेडिशनल सेंटर का मतलब क्या है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में भी यदि हम देखते हैं तो इनिशियल लेवल पे तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में पावर थी। तो लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है आगे हम देखेंगे, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, 74th अमेंडमेंट, ये कुछ ये कुछ एग्जाम्पल हैं, सॉरी, जो शो करते हैं कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन है और उसको और भी अच्छा करने के लिए ये कदम हमने उठाए हैं। ठीक है, तो जब भी डिसेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टर पूछे जाएं तो उसमें सबसे पहला है कि ये जो लोकल कम्युनिटी है उसका एम्पावर करता है और ट्रांसफर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। इसके बाद है कि इसमें और भी कैरेक्टर देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है लोकल डिसीजन मेकिंग को। लोकल डिसीजन मेकिंग को कैसे प्रमोट करता है, क्योंकि यदि पावर ही हमने लोकल लेवल पे पंचायत को दे दी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपना डिसीजन लेने में। उनको पता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे उनका यूज करना है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो चाहे आपकी जब कोई भी गवर्नमेंट आए, वो चाहे लेफ्ट आइडियोलॉजी की हो, राइट आइडियोलॉजी की हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसेंट्रलाइजेशन को यदि बेसिकली यदि जस्टिफाई करना है तो उसका उन्हें यूज, विकेंद्रीकरण का यूज करना ही पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का यदि मीनिंग हम देखें तो जो लोकलाइजेशन है, एडवोकेट जो डिसेंट्रलाइजेशन एडवोकेट क्या करता है, लोकलाइजेशन को प्रमोट करता है। डिसेंट्रलाइजेशन आपका डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, जिससे रिस्पॉन्स क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली यहां पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि यदि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग जगह पे तो जो कनेक्शन है अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी, क्योंकि हम एलपीजी रिफॉर्म्स देखते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने बात की थी कि 1991 में ये आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं और जैसे ये रिफॉर्म्स आते हैं तो हमारी जो पावर्स हैं, क्योंकि उसी टाइम पे हम देखते हैं कि आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में होता है, इफेक्ट तो 1993 में आता है, लागू तो 1993 में किया जाता है, लेकिन 1992 में वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एलपीजी रिफॉर्म्स करने का मतलब भी यही था कि जो अपनी इकोनॉमी है उसको ग्लोबल करना, ग्लोबल कनेक्शन उसके साथ बिठाना, और उसी को देखते हुए डिसेंट्रलाइजेशन भी हमारा ये किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन एनकरेज करता है लोकल लेवल पे एक तो लोगों का पार्टिसिपेशन, दूसरा आपका जो इंस्टीट्यूशनल जो स्पेस है वहां पे भी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जहां पे जितना अच्छा होगा वहां पे डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है आपका विकेंद्रीकरण, क्योंकि ये एम्पावर करता है आपकी लोकल कम्युनिटीज को, ताकि वो उनके पास पावर है तो वो अपने हिसाब से अपने खुद के जो अफेयर्स हैं उनको मेंटेन कर पाएंगे, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझेंगे और अपने हिसाब से जो वहां का प्रशासन है वो अपने हिसाब से वो चला पाएंगे। ये एफिशिएंसी और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख लिया कि एफिशिएंसी को बढ़ाता है, डिसीजन जो डिले होते हैं उसको कम करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनको खत्म करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये भी आप स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रीड आउट कर सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जिससे स्टडी किया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन को, जिसमें सबसे पहला आपका आता है डॉक्ट्राइन अप्रोच। इसमें क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को देखा जाता है कि ये अपने आप में ही एक पूरक है। कैसे? क्योंकि ये एम्पावर करता है आपका, कैसे, ग्रास रूट और लोकल लेवल पे क्या करता है, जो ट्रांसफरिंग जो डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी टू द पीपल। यहां पे क्या बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मैं बार बार मीनिंग यही बता रहा हूं कि जब भी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होगा कि पावर का जो सेंटर से स्टेट की तरफ पावर ट्रांसफर की जाएगी, दूसरा वहां पे जैसे ही पावर ट्रांसफर होगी तो उनके हाथ में क्या आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग का सिस्टम आ जाएगा। इसका बेसिकली एम क्या है,
पीपल की जो पार्टिसिपेशन है लोकल लेवल पे उसको बढ़ाना, ठीक है। और लोकल जो बॉडीज हैं आपकी, पंचायत होगी, म्युनिसिपैलिटीज होगी, उनकी जो फंक्शनिंग जो सिस्टम है उसको अच्छा करना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने जो अफेयर्स हैं वो ठीक से चला पाए। पॉलिटिकल अप्रोच क्या है? पॉलिटिकल जो वर्ड है पॉलिटिकल, इसका मतलब, इससे मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो राजनीतिक जो चीजें होती है, उसमें यदि डिसीजन आपको करना है किसी भी चीज पे, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन लेके आना, ठीक है। इसका मेन गोल क्या है? मेजर पॉलिटिकल कमिटमेंट विद इन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, जो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होता है उसमें विकेंद्रीकरण लेके आना। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल आदमी जो बोल देगा, कि ऐसा नहीं है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, बाहुबली वाला काम हो जाए, ऐसा नहीं है। वहां पे भी डिसेंट्रलाइजेशन आए, ठीक है। और ये क्या एम्फेसाइज करता है डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिकल अप्रोच में? ये आपका जो granted their functional autonomy is rooted in the political ideologies reflecting political will and power distribution। बेसिकली यहां पे बताने की यही बात की जा रही है कि ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिटिकल विल का, कि हां ये विल है हमारे अंदर कि हम जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे, जो पावर है उसका क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसको एक हाथ में संगठित नहीं होने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच का क्या मतलब है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड से लेके चलते हैं कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लेके आना। और इस पे किस चीज पे फोकस होता है इसका? कि ब्यूरोक्रेसी में आपका क्या करना? इंप्रूव, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, जो प्रशासन की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ावा देना। इसका मेन गोल क्या है कि ये क्या करे? जो स्टैब्लिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होती हैं आपकी, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल जो आपकी पंचायत वगैरह है, म्युनिसिपैलिटी है, उनके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होती हैं और जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है उसको बेहतर करना, उसके बीच में आपका क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण लेके आना। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया और सीधा पंचायत को अब क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि पंचायत लेवल पे यदि कोई दिक्कत है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया तो पंचायत को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बशर्ते पंचायत को कितनी दिक्कत आ रही हो। लेकिन यहां पे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाता है ताकि जो जो आपका डिसीजन जिस चीज पे लिया जा रहा है उसको बेहतर किया जाए, या जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ये एम्फेसाइज क्या करता है? आपका फोकस करता है क्रिएटिंग मल्टीपल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहां पे सिंपल सा यही है कि अलग अलग लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, या स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के बीच में हो, इसी को आपका मल्टीपल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करना। इससे क्या होता है कि पावर डाइल्यूट होती है, पावर कंसंट्रेट नहीं होती एक जगह पे, पावर डाइल्यूट होती है, तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छी होती है। डबल रोल अप्रोच का क्या मतलब है आपका? इसमें सिंपल सा यही है कि मान के चलो कि पहले के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता आ रहा था और अब जो मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना। ऐसा नहीं है कि आप सालों से जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल के आ रहा है उसको आप टोटली रिजेक्ट कर दोगे, नहीं। धीरे धीरे उसमें रिफॉर्म्स किए जाते हैं, धीरे धीरे आपको मॉडर्नाइजेशन करना। एकदम से आप चीजों को मॉडर्नाइज करोगे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डबल रोल अप्रोच का मतलब यही है कि जो आपका ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है और आज का जो मॉडर्न सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसके बीच में आपका क्या है? सामंजस्य बिठाना। और इसका जो गोल है वो यही है कि बैलेंस बनाना बिटवीन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सके? प्रमोट कर सके। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर सके? मेंटेन कर पाए। और ये आपका एम्फेसाइज करता है क्या कि जो डिफरेंट जो गवर्नेंस यूनिट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है या उसको प्रमोट करता है। और ये एम्फेसाइज करता है नीड ऑफ हाईली डिसेंट्रलाइजेशन, इनोवेटिव एंड पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन टू एड्रेस। इसमें मेनली फोकस होता है कि लोगों की जो सोशल वेलफेयर की जो नीड्स हैं उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, वो जो सोशल वेलफेयर नीड्स हैं वो कैसे प्रोवाइड की जाएं, ताकि अब ये सब चीजें आपकी किससे आएंगी? डिसेंट्रलाइजेशन से, इनोवेटिव और पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से। और पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन यदि आपका ट्रेडिशनल होगा तो दिक्कतें आएंगी, और एकदम आप रेडिकली चेंज करके नया लेके आओगे तो भी दिक्कतें आएंगी। तो दोनों के बीच में आपका क्या है? डबल रोल अप्रोच में क्या है? दोनों के बीच में आपका क्या है? कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी कुछ सिमिलर ही है जैसा हमने अभी अप्रोचेस देखा। तो इसमें यदि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन आप बता सकते हैं पहला, तो इसमें बस यही है कि ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम, भाई पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वर्ड ही पॉलिटिकल है, तो इसका मतलब क्या है कि हायर लेवल पे
यदि सेंटर के लेवल पे वो भी पॉलिटिकल हो गया और स्टेट लेवल पे वो भी पॉलिटिकल हो गया और आपका पंचायत लेवल पे वहां भी इलेक्शन होते हैं तो वो भी पॉलिटिकल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा यही है कि जो जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ट्रांसफर की जाए। और इसमें भी वही है, गोल भी यही है कि भाई लोकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है, गवर्नेंस में एनहांसिंग आपकी लेजिटिमेसी है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो देश में वो बनी रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो डेलीगेट पावर्स हैं फंक्शंस फ्रॉम सेंटर और हायर आपकी पॉलिटिकल यूनिट टू सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो आपकी हायर सेंटर लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनी हुई है उनकी पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, जो लोअर लेवल पे या सबऑर्डिनेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उन तक पावर जाए, वो भी अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए। इसमें जो मेन गोल है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूट करना एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे यदि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, तो वही सब कुछ अपने हाथ में पावर लेके अपने हिसाब से मैनेज करने लगे। इसलिए उनकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। उसके बाद है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। भाई फिस्कल वर्ड का मतलब ही क्या है, पैसा। तो यहां पे क्या है कि जो फाइनेंशियल पावर है वो भी आपकी लोअर लेवल तक, ऐसा नहीं है कि सेंटर यदि बता दे कि हम तो आपको इतना बजट दे रहे हैं इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत खड़ी हो सकती है। स्टेट को अपना बताना पड़ेगा कि कितनी बजट की जरूरत है, क्या क्या आपका बजट डेफिसिट चल रहा है। तो इन सब चीजों को सेंटर और स्टेट साथ मिलकर बैठेंगे। यदि पंचायत में कोई दिक्कत है तो पंचायत जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बताएगी, पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर बैठेंगे, तब उस चीज पे बात करेंगे कि टैक्स कहां से कलेक्ट होगा, कितना टैक्स का कलेक्शन। आप जीएसटी को देखते हो जैसे, तो उसमें आपने काफी बार यदि जीएसटी में देखा होगा कि जीएसटी का टैक्स कलेक्शन इतना हुआ है, इसमें आपका स्टेट का शेयर इतना होगा, स्टेट इस स्टेट को इतना दिया जाएगा, यदि स्पेशल स्टेट्स हैं आपके हिली स्टेट्स हैं उनको ज्यादा दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो नीड्स है, वो बता रहे हैं जो स्टेट्स हैं कि हम कैसे कैसे अपने स्टेट को रन करेंगे। तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में सारी फिस्कल पावर्स हैं, पैसे का सारा सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो वो स्टेट की कोई भी नीड्स को नहीं सुनेगा। इसलिए आपका जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन है उसको प्रमोट किया जाता है कि जो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो लोअर लेवल्स पे भी आपका प्रमोट किया जाए। फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, बाय फंक्शन का क्या मतलब है, कार्य, जो काम है आप पे उसका भी। इसलिए ट्रांसफर स्पेसिफिक जो फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज तक भी क्या है, जो कार्य है, स्पेशल जो काम है वो ट्रांसफर किए जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायत से रिलेट करता है, तो उसमें टोटल 29 आपके 29 आइटम्स दिए गए हैं कि पंचायत इस पे काम करेगी, ठीक है। वो आपका डेवलपमेंट हो गया, रोड्स बनाना हो गया, इन सब चीजों पे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स का हो गया, वो आपका पानी का सिस्टम हो गया, उन सब पे काम करेगी। ऐसे म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग 18 जो आइटम्स है वो दिए गए हैं आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट में, वो आपने पढ़ा होगा, आगे भी हम देखेंगे। तो ये सब आपका डिफरेंस, आपका फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, जिसमें अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए गए जिससे ये लगे कि हां हम टाइम के साथ डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी डेमोक्रेसी अच्छी होगी। तो इसमें दो परफेक्ट एग्जांपल आपके निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, जिसमें आपकी 3 लेयर के लिए जो पंचायती राज सिस्टम बनाया गया, आपके गांव के लेवल पे, रूरल लेवल पे, ठीक है, जिसको पंचायती राज बोलते हैं। उसके बाद आपका 74th, ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, ये भी आपका 1993 में लागू किया, लेकिन ये आपका लागू किया गया 1 जून को। तो ये दोनों डेट आप एग्जाम में मेंशन करना ना भूलें, जो कि आपका ये कहां पे है, आपका अर्बन लेवल पे, जो आपकी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह देखते हो ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये जो सिस्टम है कि चलो इससे तो क्या हो गया, इसका मतलब तो क्या हो गया कि ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट करने से मतलब यही है कि पंचायत को और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा मिल गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई एकदम हम 1992 में उठे और सीधा दर्जा दे दिया, कहीं ना कहीं से जो चीजें हैं वो इवोल्व हुई होंगी। तो सबसे पहले इसमें आता है कहीं ना कहीं जो समितियां हैं, कमेटीज हैं, वो बनी होंगी। तो उसमें सबसे पहली जो कमेटी आती है वो आपकी आती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की, जो रिकमेंड करती है कि पंचायती राज 3 लेवल पे होना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत आपके गांव के लेवल पे, पंचायत समिति आपके ब्लॉक पे लेवल पे, और जिला परिषद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये बताती है जो बलवंत राय मेहता कमेटी आपकी बताती है, सजेस्ट करती है कि ट्रांसफरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर, की जो पावर का जो ट्रांसफर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, वो पंचायत लेवल तक भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसी सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जैक्ट 20 साल बाद 1977 में आपकी अशोक मेहता कमेटी आती है। इसमें बड़ा चेंज क्या आपका किया जाता है कि जहां पे बलवंत राय मेहता कमेटी कहती है कि 3 लेयर की आपके पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, अशोक मेहता कहता है कि 2 लेवल पे होना चाहिए आपका,
ठीक है, जिसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट एज ए बेसिक प्लानिंग यूनिट रिसोर्स एलोकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेन जो यूनिट बनाई जानी चाहिए, जो प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन पे काम करेगी। ठीक है, ये बड़ा चेंज था। बलवंत राय ने तो कहा था 3 लेवल की होनी चाहिए और अशोक मेहता ने कहा 2 लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद आपका 1985 में जीवी के राव कमेटी आती है, ये सजेस्ट करते हैं कि जो जो जिला परिषद है ना, वो प्राइमरी यूनिट होनी चाहिए आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। जिला परिषद यहां पे हमने देखा था इस कमेटी में कि जिला परिषद आपकी कहां पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे आपके जीवी के राव कि जिला परिषद आपकी प्राइमरी यूनिट होनी चाहिए। और ये प्रपोज करते हैं क्या कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू ओवरसी, कि जो आपका डीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, वो देखेगा क्या जो जिला परिषद के काम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी कमेटी आती है, समिति आती है, वो आती है एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम आपका बोला गया कि ठीक है, आप पंचायत के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन पंचायत को आपको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा, तब जाके हमें बात बनेगी। तो इसलिए एलएम सिंघवी ने पहली बार कहा कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और रिकॉग्नाइज कैसे होगा कि संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, अंडर द आर्टिकल 368 आपको संशोधन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आपका किया भी गया 1992 में, क्योंकि ये कमेटी 1986 में ये बात बोल रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1992 में 73rd 74th अमेंडमेंट आ गया, और उससे हमें क्या पता चलता है कि पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को आपको क्या दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा था कि सजेस्ट किया था कि गांव के लेवल पे आपके न्याय पंचायत भी होनी चाहिए, ताकि जो जुडिशियल, जो छोटे मोटे केसेस हैं, जो जुडिशियल फंक्शंस हैं, वो गांव के लेवल पे ही निपटा दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, पैसे भी नहीं होते, इतनी नॉलेज भी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी का सिस्टम है वो काफी महंगा है। तो इसलिए कहा कि न्याय पंचायत है वो भी बनानी चाहिए गांव के लेवल पे, ताकि जो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं वो गांव के लेवल पे खत्म हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1992 में आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट आ गया कि जो 73rd आपका पंचायती राज से रिलेट करता है गांव के लेवल पे, रूरल लेवल पे, और 74th आपका म्युनिसिपैलिटी से डील करता है आपका अर्बन लेवल पे। ठीक है, और अमेंडमेंट से क्या चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, आपका एक तो पार्ट 9 ऐड हुआ, और पार्ट 9A, 9 में तो आपका पंचायत, इसमें म्युनिसिपैलिटी, आपका शेड्यूल भी ऐड हुआ, जिसमें से आपका 11th शेड्यूल आपका पंचायत से रिलेट करता है, और 12th शेड्यूल आपके जो फंक्शंस हैं आपके म्युनिसिपैलिटीज उससे रिलेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन जो आपको यदि एक डायग्राम के फॉर्म में आपको यदि मेंशन करना है अपने एग्जाम में, तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि 73rd 74th अमेंडमेंट ऊपर लिख के, उसके बाद आप वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आप मेंशन कर दें। ये आप मेंशन ना भी करेंगे तो चलेगा आपका, ये जरूर मेंशन करें कि जो म्युनिसिपल लेवल है, तो ये तो आपका 74th अमेंडमेंट आ गया, ये आपका 73rd अमेंडमेंट आ गया। तो इसमें आपका क्या है, अब सबसे पहले पंचायत लेवल पे देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत तो आपका किस लेवल पे होगी, विलेज लेवल पे। आपकी पंचायत समिति किस लेवल पे होगी, आपके ब्लॉक के लेवल पे। और जिला परिषद आपकी कहां पे होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये डायग्राम बनाना आप ना भूलें, यदि जब भी आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटी या 73rd 74th अमेंडमेंट या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात आती है, वहां पे एग्जांपल भी आप दे रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है ये आप 100% बनाए। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी लेवल पे, क्योंकि ये आपका रूरल उस पे है लेवल पे, और ये आपका अर्बन पे है। ठीक है, तो अर्बन लेवल पे सबसे नीचे क्या आएगा, जैसे यहां पे ग्राम पंचायत थी गांव के लेवल पे, तो यहां पे क्या है, नगर पंचायत होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगी, और उससे बड़ा, क्योंकि ये पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है कि जहां पे यदि पॉपुलेशन कम है वहां पे आपकी नगर पंचायत बना दी, इससे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो म्युनिसिपल काउंसिल बना दी, और इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा पॉपुलेशन, तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दी जाती है। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं एमसीडी कि उसकी फुल फॉर्म देखोगे तो आपके क्या, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी आपका कॉर्पोरेशन आपको नजर आएगा। और ये आपकी सारी ही लेवल इसी सीक्वेंस में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लोअर लेवल है, ये उससे अपर लेवल है, और ये सबसे हायर लेवल है। और ये ऐसा ही आपका पंचायती राज का सिस्टम है, आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, 70 आपका 4th अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपका 73rd। तो ये डायग्राम बनाना आप ना भूलें। ये जो की पॉइंट्स थे आपके यूनिट 2 के रिगार्डिंग, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।